और उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी बेटी भागने वालों में से नहीं, भगाने वालों में से है। और उनको इसी बात का डर सताता है, इसीलिए वो जेएनयू के ऊपर अटैक करते हैं। सिर्फ हमारे विचारों पे अटैक नहीं करते हैं, एज अ इंस्टीट्यूशन यहाँ की पढ़ाई पे भी अटैक करते हैं। क्योंकि जेएनयू आपको 268 रुपये में उस फीस में, न्यूनतम फीस जो सस्ती शिक्षा का अधिकार का कॉन्स्टिट्यूशन में भी बात हुआ है कि हमारा मूलभूत अधिकार है, उसको जेएनयू ने पिछले 70 सालों से खड़ा किया है और आगे भी खड़ा करेगा। यहाँ से निकलने वाला कल्चर अगर इस कैंपस के बाहर इस तमाम देश और दुनिया में फैल जाएगा तो उनकी जो कुर्सियाँ हैं वो बाकायदा वहाँ नहीं रहेंगी, वो खींचे जाएंगी और उसको जनता खींचेगी। जेएनयू कैंपस खुला नहीं था, कोविड था, तो ढाबा 11 बजे बंद हो जाते थे और डॉर्मेट्री हमको मिली नहीं थी। हॉस्टल तो दूर की बात है, 1 साल बाद हमें हॉस्टल मिला। यहाँ से लोग जो है मूवमेंट्स बिल्ड करते हैं और वो एक्टिविज़म के थ्रू आगे भी बढ़ते हैं। और सरकार को इसी बात का डर है कि अगर यहाँ से निकलने वाले लोग, यहाँ सरकार नहीं चाहती है कि ऐसा मॉडल सक्सेसफुली लोगों के जहन में जाए कि उसको वो कंसिडर करे। क्योंकि अगर इस मॉडल को सक्सेसफुली यहाँ की जनता कंसिडर करती है तो हर गांव, हर कस्बे, हर शहर में लोग जेएनयू की मांग करेंगे। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। और बोल हिंदुस्तान जेएनयू कैंपस को देखने के लिए और आप लोगों को दिखाने के लिए आया है, क्योंकि छात्र संघ चुनाव जेएनयू में 2025 के होने वाले हैं और महज कुछ ही घंटे बाद यहाँ के छात्र ये डिसाइड करेंगे कि 1 साल बाद वो किसे चुनते हैं अपने प्रतिनिधि के तौर पर। लेकिन कल जो अध्यक्ष पद को लेकर एक डिबेट हुई थी, ये कल्चर एक अलग है कॉलेज के अंदर, और ये डिबेट हुई थी तो उसमें एक चेहरा था जो सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहा। वो शख्सियत विजया लक्ष्मी हमारे साथ हैं। पीएसए संगठन है, नया संगठन है, पहली बार चुनाव मैदान में है, तो उन्हीं से बातचीत करते हैं। कल की जो चर्चाएं थी, डिबेट थी, उसमें तो आपने खूब तालियां बटोरी थी। कैसा रहा पहले तो डिबेट का अनुभव? पहले तो ये मेरे ऑर्गेनाइजेशन की और मेरे पूरे फैमिली से या फिर मेरी कम्युनिटी जहाँ से मैं आती हूँ, हम सब के लिए पहला मौका था कि जेएनयू के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमने पिछली बार सेंट्रल पैनल पे पार्टिसिपेट किया और महज 150 वोट से पहली बार में हम जो है पीछे छूटे थे। लेकिन मुझे लगता है कि वो दायरे को क्रॉस करने के लिए ये जो प्रेसिडेंशियल डिबेट था हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। कहाँ से आते हैं, क्या बैकग्राउंड है, थोड़ा सा बताएं आप। मैं महाराष्ट्र के लातूर एक सिटी है, वहाँ से आती हूँ। वहाँ एक गांव है बोरी। मेरे मम्मी पापा जो है, मतलब स्मॉल फैमिली बैकग्राउंड है हमारा, हम किसानी में हैं। पापा कुछ टाइम के लिए मेरे बैंक में सर्विस भी करते थे, फिर वो रिटायर हो गए। लेकिन वो पहले चक्की चलाते थे आटे की। और ये है कि पढ़ाई के साथ मतलब हम लोग किसानी में ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो उसी के साथ हमारा मतलब कहा जाए तो कि किसान वाला बैकग्राउंड है। वहाँ से जेएनयू तक, देश की राजधानी में आना और जेएनयू जैसे कैंपस में आना, कितना लंबा संघर्ष था, कैसा दौर रहा आपका? जब आपने आंदोलन किए, जब छात्रों की बात की, तो ये पूरा समय कैसा रहा? पहले तो मेरे गांव से महाराष्ट्र के बाहर निकलने वाली मैं पहली लड़की हूँ। और दूसरी बात यह है कि जब जेएनयू के लिए मैं निकल रही थी तो मेरे पापा से बहुत लोगों ने कहा कि अरे तुम्हारी बेटी भाग जाएगी, जेएनयू में जाके बिगड़ जाएगी। और वो तमाम चीज़ों के बाद मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने मुझ पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रखा और उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी बेटी भागने वालों में से नहीं, भगाने वालों में से है। और वो वहाँ जाएगी तो वो पढ़ेगी और बहुत चीज़ें सीखेगी। तो एक समाज का बहुत विरोध रहा है जेएनयू को लेके। लेकिन जब हम यहाँ आते हैं तो अब मेरे पेरेंट्स को लोग पूछते हैं कि आपकी बेटी जेएनयू में जाके पढ़ रही है तो हमें भी एडमिशन लेना है, आप प्रोसेस बताइए। तो ये जो जेएनयू के बारे में उनकी सोच थी, पहले तो वो बदली है। इसके बाद जब हम यहाँ आए तो बीए फर्स्ट ईयर में थे और जेएनयू कैंपस खुला नहीं था, कोविड था, तो ढाबा 11 बजे बंद हो जाते थे और डॉर्मेट्री हमको मिली नहीं थी। हॉस्टल तो दूर की बात है, 1 साल बाद हमें हॉस्टल मिला। और उस टाइम वर्कर्स का भी प्रोटेस्ट चल रहा था। तो ऐसे माहौल में मैं आई और आते ही वो जो आंदोलन थे कि हमें हॉस्टल चाहिए, डॉर्मेट्री चाहिए, और ढाबा 4 बजे तक खुलते थे जेएनयू में, कोविड के बाद वो बंद हो गए थे। तो ढाबा खोलने के लिए जो प्रोटेस्ट रहा हो, जो सैनिटेशन वर्कर्स का वेजेस का इशू था उस टाइम कि उनको पेमेंट्स नहीं मिलती थी, उसमें एज अ बीए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट मैंने पार्ट लिया। क्योंकि जब हमको बाद में डॉर्मेट्री अलॉट हुआ, वही वर्कर्स कोयना में भी काम करते थे जो मेरा हॉस्टल है अभी। और फिर जिस माहौल के तहत हम आगे आए तो तमाम चीज़ों के बारे में मुझे पता चला।
मतलब मैंने जो सीखा है वो आंदोलन से सीखा है, और आंदोलन से ही मैंने अपना जो पढ़ाई भी है उसको बेहतर किया, क्योंकि आंदोलन ने मुझे उम्मीद दी है कि हम कुछ बदलाव कर सकते हैं। तो यहाँ तक का जो सफ़र है या मेरी पर्सनैलिटी के भी जो चेंजेस हैं वो बतौर जेएनयू का जो छात्र आंदोलन है, जेएनयू के स्टूडेंट्स का जो कल्चर है उसी की देन है। और जो स्टूडेंट्स का सपोर्ट रहा है, मेरे ऊपर फ़ाइन आया या फिर मुझे कोर्ट जाना पड़ा, तो वो जो कल्चर था उस कल्चर की वजह से जो है एक डेवलपमेंट इस कैंपस में और इस कैंपस को बचाने में एक कारीगर की तरीके से उभर के आए हैं। आपने कहा कि समाज जेएनयू को दूसरी नज़र से देखता है, और हम जानते हैं, इसको नकार नहीं सकते कि जेएनयू के कैंपस के अंदर और जेएनयू के बाहर की दुनिया दोनों अलग अलग तरीके से क्यों ये ऐसा क्यों हुआ कि इस कैंपस में तो वैचारिक बातें होती हैं, डिबेट्स होती हैं, और शायद ऐसा चुनाव तो कहीं नहीं होता है जो जेएनयू कैंपस में चुनाव होता है। यहाँ जो छात्र राजनीति होती है, पॉलिटिक्स होती है, और देश की मुख्य धारा की राजनीति में भी यहाँ से बहुत से दिग्गज नेता निकले हैं, लेकिन ये इतना बड़ा टैग इस कैंपस के लिए लगना और ये लांछन लगाना कि कैंपस ऐसा है। पहली बात तो आपने आधी बात खुद ही कन्वे कर दी है कि इस कैंपस में एक वैचारिक लड़ाई है। यहाँ से लोग जो है मूवमेंट्स बिल्ड करते हैं और वो एक्टिविज़म के थ्रू आगे भी बढ़ते हैं, और सरकार को इसी बात का डर है कि अगर यहाँ से निकलने वाले लोग, यहाँ से निकलने वाला कल्चर अगर इस कैंपस के बाहर इस तमाम देश और दुनिया में फैल जाएगा तो उनकी जो कुर्सियाँ हैं वो बाकायदा वहाँ नहीं रहेंगी, वो खींचे जाएंगी और उसको जनता खींचेगी, और उनको इसी बात का डर सताता है। इसीलिए वो जेएनयू के ऊपर अटैक करते हैं। सिर्फ हमारे विचारों पे अटैक नहीं करते हैं, एज अ इंस्टीट्यूशन यहाँ की पढ़ाई पे भी अटैक करते हैं, क्योंकि जेएनयू आपको 268 रुपये में उस फीस में न्यूनतम फ़ीस जो सस्ती शिक्षा का अधिकार का कॉन्स्टिट्यूशन में भी बात हुआ है कि हमारा मूलभूत अधिकार है, उसको जेएनयू ने पिछले 70 सालों से खड़ा किया है और आगे भी खड़ा करेगा। तो सरकार नहीं चाहती है कि ऐसा मॉडल सक्सेसफुली लोगों के जहन में जाए कि उसको वो कंसिडर करे, क्योंकि अगर इस मॉडल को सक्सेसफुली यहाँ की जनता कंसिडर करती है तो हर गांव, हर कस्बे, हर शहर में लोग जेएनयू की मांग करेंगे, और अगर हर गांव, हर कस्बे में जेएनयू आता है तो सरकार की भी नींव हिलेगी। जो उनका करप्शन है, जो उनका दोगलापन है, जो वो लोगों के ऊपर आज जुल्म ढहा रहे हैं, जो जिस तरीके से नफ़रत की राजनीति है, उसके खिलाफ वो मूवमेंट खड़ा होगा। तो इसी को रोकने के लिए जेएनयू का अंदर का जो माहौल है उसको बाहर बहुत गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया है। अगर कोई भी जेएनयू में आए, और मैं लिख के देती हूँ कि उनका स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन भी आके जेएनयू को ये नहीं कह सकता है कि जेएनयू ख़राब है, वो तो ये कह रहा है कि साथ ही हम जेएनयू को बचाएंगे, और उनकी सरकार बाहर ये कह रही है कि हम जो है जेएनयू को बंद कर देंगे। ये जो डिफरेंस है ये उन्हीं की बातों का डिफरेंस है कि यहाँ पे रिलेवेंट रहने के लिए उनको भी ये बातें करनी पड़ रही है, क्योंकि जेएनयू का वैल्यू है, एक एकेडमिक वैल्यू है, एक पॉलिटिकल और एक कल्चरल वैल्यू है। अगर मैं बात करूं तो अब की बार जो जेएनयू रहा उसको लेफ्टिस्ट गढ़ बोला गया, वामपंथ का गढ़ बोला गया, और लंबे अरसे से वही लोग यहाँ पे आए छात्र प्रतिनिधि के तौर पर, और वही मुख्यधारा की राजनीति में गए। धीरे धीरे एबीवीपी उनके प्रतिद्वंदी के रूप में सामने आई। आपने पिछली बार तो उनसे गठबंधन किया था, आपका अलायंस था। अब की बार अलायंस नहीं, अब की बार लेफ्ट से अलायंस नहीं हो पाया, क्या वजह रही? एक्चुअली हम एक ब्रॉडर अलायंस में विश्वास रखते हैं, सिर्फ लेफ्ट से नहीं, जो अम्बेडकराइट संगठन है उनसे भी, क्योंकि जिस तरीके से सरकार आज तमाम दलितों, पीड़ितों को, महिलाओं को, माइनॉरिटीज़ को टारगेट कर रही है, बहुत ज़रूरी है कि हम इस देश के तमाम कोनों कोनों में एकत्रित हो उसके खिलाफ जो नफ़रत आज हमारे ऊपर ढाई जा रही है। तो हमने उस अलायंस की कोशिश पिछली बार भी की थी, जिसके तहत हम लेफ़्ट अम्बेडकराइट नीति में थे। इस बार भी हमने पर्चा निकाला था, लेकिन जैसे कि आप कह रहे हैं कि कोई 70 सालों से यहाँ पे एक तरीके से यूनियन चला रहा है, तो वो एक नए संगठन को, एक ग्रोथ करते हुए ऑर्गेनाइजेशन को स्पेस नहीं देना चाहते हैं। और हम समझते हैं कि ये इस समय की उनकी सबसे बड़ी गलती है
कि एक ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन है जो एक साल में 1256 वोट लेके आता है, जबकि 70 साल से रहे ऑर्गेनाइजेशन 700 वोट यहाँ पे नहीं लेके आ पा रहे हैं। और जो जेएनयू की राजनीति में हमारा काम है पिछले 4.5 सालों में, वो स्टूडेंट्स के इश्यूज़ पे भी काम है, और इसके अलावा जो बाहर तमाम आंदोलन हैं, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे मज़दूरों का आंदोलन हो, तो उन तमाम आंदोलनों में हम विज़िट भी करते हैं, वहाँ पे जाते भी हैं। तो ये जो जुड़ाव है वो बहुत ज़रूरी था, और हम समझते हैं कि इसे जो लोग आज अलायंस नहीं कर पाए उन्हें फ्यूचर में इसे ज़रूर कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल क्वेश्चन है कि हम बात करते हैं कि हम एबीवीपी को हराएंगे, तो साथ ही एबीवीपी को आपको ये कंसिडर करना पड़ेगा कि एबीवीपी को हराने के लिए आपको प्रखर रूप से एकत्रित होना बहुत ज़रूरी है। और हम आज भी इस बात को मानते हैं, हालांकि जिस तरीके का रिस्पांस आज हमें प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट पे आ रहा है, हमें उम्मीद है कि हम एबीवीपी को उस सीट पे बाकायदा जो है हराएंगे। और बाकी सीटों पे हमने इसीलिए नहीं कंटेस्ट किया है क्योंकि हम चाहते थे कि वहाँ पे जो तमाम लेफ़्ट प्रोग्रेसिव फोर्सेस हैं हर काउंसलर सीट पे जीत के आए और एबीवीपी किसी भी तरीके से यूनियन में ना है। जब मैं वो आपकी डिबेट सुन रहा था, वो क्वेश्चन आंसर सुन रहा था, तो आप एक दूसरे को जब संबोधित कर रहे थे तो साथी के तौर पर संबोधित कर रहे थे, लेकिन जैसे ही एबीवीपी के प्रत्याशी आए तो आप उन्हें साथी कहने से इनकार कर रहे हैं, और आप तो वो लड़ाई लड़ रहे हैं कि समानता की बात कर रहे हैं, सबको अधिकार की बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ तो साथी तक नहीं कहा जा रहा है। पहली बात मैं साथी उसको कहूँगी जो मेरे संघर्ष में मेरे साथ है, जो मेरे संघर्ष को किसी ना किसी तरीके से समझने की प्रयास करेगा, जो मेरे एग्जिस्टेंस के ख़िलाफ़ है, जो मेरे होने पे ही जो है इस तरीके से आबादा है कि वो कहते हैं कि तुम देश छोड़ के चले जाओ, तुम इस देश के मूल निवासी कम्युनिस्ट, इस देश के तमाम माइनॉरिटी दलित आदिवासियों के ऊपर जो अटैक है। मैं उसी वर्किंग क्लास मूवमेंट से उभरी हुई एक छात्रा हूँ, एक इंसान हूँ, और मुझे लगता है कि अटैक अगर हम पे है, हमारे एग्जिस्टेंस पे है, तो हम कभी उनको अपना साथी नहीं मानेंगे। अगर हिटलर आके मुझे कहे कि मैं आपके लिए एक हॉस्टल खोल दूँ तो क्या मैं उनकी बात मानूंगी? बाकायदा वैसे ही आज हम पे अटैक है तो जो अटैक कर रहा है उसको हम साथी नहीं कह सकते हैं। ये हमारे इथिक्स, मोरालिटी, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग के खिलाफ है। जब मैं कल वही डिबेट सुन रहा था तो फासिज्म, न्यू फासिज्म का जिक्र हुआ, मैं समझ नहीं पाया, या तो मेरा ज्ञान थोड़ा अधूरा है, तो आप उसको पूरा कीजिए कि क्या है ये फासिज्म और न्यू फासिज्म। पहली बात, पिछली बार इस कैंपस में जब लेफ़्ट यूनिटी के नाम पे आईसा डीएसएफ का एक गठबंधन था और जो हमारा एक गठबंधन था लेफ़्ट अम्बेडकराइट यूनिटी में, एक डिबेट चलता है कि सीपीआईएम जो है वो कहता है कि जो ये बीजेपी मोदी गवर्नमेंट है उनकी टेंडेंसीज़ न्यू फासिस्ट टेंडेंसीज़ हैं, और जो आईसा का पार्टी है सीपीआईएमएल लिबरेशन, उनकी तरफ से आता है कि ये फासिस्ट गवर्नमेंट है। अब ये पॉलिटिकल डिबेट था, और पॉलिटिकल डिबेट होना जेएनयू में बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप पॉलिटिकल डिबेट के ख़िलाफ़ तो बोल रहे हैं, लेकिन जब ज़मीन पे उस चीज़ के ख़िलाफ़ लड़ने का मौका आता है तो आप उस डिबेट के बेसिस पे जो फोर्सेस, फासिज्म, न्यू फासिज्म, आप इसको जो कहना चाहते हैं वो आपका पर्सनल चॉइस है, आप इस पे जो अपना मत रख सकते हैं, आपको चॉइस है, लेकिन इस पे अग्री होके अलायंस आज आप कर रहे हैं, आपने 6 महीने पहले नहीं किया। यही सवाल था कि क्या आज आप लोग का स्टैंड बदल गया, जबकि सीपीआईएम और सीपीआईएमएल दोनों का स्टैंड अभी भी कायम है कि वो एक फासिस्ट मानता है, एक न्यू फासिस्ट मानता है, और उनकी जो टेंडेंसीज़ हैं वो आज इस देश में, फासिज्म में ये होता है कि वहाँ पे किसी भी प्रकार से चुनाव नहीं होता है, न्यू फासिज्म में ये होता है कि परफॉर्मेटिव चुनाव होते हैं, मतलब चुनाव तो हो रहे हैं लेकिन दिखावे के चुनाव है। जिस तरीके से आज हमारे देश में है कि वोट चोरी हो रहा है, एसआईआर आ रहा है, तो चुनाव तो हो रहे हैं लेकिन बैकग्राउंड में चुनाव को कोई जो है पूरी तरीके से बैकग्राउंड से उसको चला रहा है। इवन हमारे जो ईसी के मेंबर्स थे जो इस चुनाव को कंडक्ट कर रहे थे, आप उनका बायसनेस भी देख सकते हैं, वो वीडियो क्लिप्स रिलीज़ करने के लिए रेडी नहीं थे। तो यही डिफरेंस है बेसिक, और भी तमाम डिफरेंसेस है, लेकिन इन बेसिक डिफरेंसेस को अगर आप नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं तो आप दूसरों से, आम जनता से इस डिबेट के ऊपर वोट क्यों मांग रहे हैं? आप जो माने सही बात है, आप एक कलेक्टिव पर्चा लेके आइए, लेकिन आप फासिज्म हो या न्यू फासिज्म हो, इन दोनों के खिलाफ हमारा लड़ना ज़रूरी है।
बात वो होनी चाहिए कि हम इन दोनों के खिलाफ लड़ेंगे, चाहे उसकी टेंडेंसीज़ हो या वो कितनी बुरी फॉर्म में हम देख रहे हैं। तो इसके ऊपर लड़ाई पे बात होनी चाहिए, उसको ज़्यादा बल मिलना चाहिए, उसके ऊपर काम करना चाहिए। वो नहीं हुआ, इसीलिए वो मेरा सवाल था। देश लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक प्रणाली में इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स चल रही है। आप पे आरोप लगता है कि आप उनका विरोध करते हैं, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स का। जी देखिए, जेएनयू में भी डेमोक्रेटिक इलेक्शन हो रहा है। यहाँ पे पैसे के दम पे, पावर के दम पे, गाड़ियों और जो हुजूम निकलते हैं कि दारू पिला दिया, आपको मटन खिला दिया, आपको पैसे दे दिए, इसके बेसिस पे कोई चुनाव नहीं है। यहाँ की ईसी को हम इलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ के चुनाव की जो फंडिंग है वो हमारी फ़ीस से कटती है। यहाँ के चुनाव में एक लिमिट है कि आप इससे ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने फ़ोटो लगा के भी प्रचार नहीं कर सकते हैं। तो बहुत डेमोक्रेटिक और बहुत ऐसा इलेक्शन है जो हर जगह पे होना चाहिए, और हम मानते हैं कि ऐसा इलेक्शन इस कैंपस के बाहर कहीं नहीं है। और ट्रेड यूनियंस के और जेएनयू के यूनियंस के और तमाम जो संघर्षशील आवाम के अपनी यूनियंस के जो स्ट्रगल है, वो जो सीटें होती हैं वो स्ट्रगल के लिए है, वो सत्ता के लिए नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो सत्ता की भूख के लिए बढ़ रही है उसको हम बढ़ावा नहीं देते हैं। जो स्ट्रगल के लिए, जो लड़ाई के लिए, जो आंदोलन के लिए जो यूनियंस हैं, हम उनको कंसिडर करते हैं। इसीलिए हम आज भी कह रहे हैं कि जब तक इस देश का इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पैसे, बाहुबल, जातिवाद और जो नफ़रत की राजनीति पे डिपेंड करेगा, हम उसका विरोध करेंगे। हम चाहते हैं कि वो सही में लोकतांत्रिक प्रोसेस को फॉलो करें, जैसे जेएनयू में होता है। अगर वो होता है तो बहुत बेहतर बात है, हम भी तो यही चाहते हैं। आखिर में, क्योंकि अभी समय बहुत कम है और मुश्किल से आपसे बात करने का मौका मिला है, मैं चाहता हूं कि अगर आपको ये जेएनयू के छात्र ये मौका दें कि 1 साल के लिए आप हमारा प्रतिनिधित्व करें, अध्यक्ष पद की दावेदारी आप जो कर रहे हैं, तो पहला क्या काम होगा जेएनयू कैंपस में जो आप इतना लंबा कर रहे हैं? और संभवतः शायद सबसे कम उम्र में आप और एमए के स्टूडेंट हैं और ज़्यादा अधिकतर स्कूल। हाँ, मैं बीए फर्स्ट ईयर से लेके 5 साल मेरा काम रहा है। तो पहली बात तो ये है कि आज तमाम स्टूडेंट्स 3-3 महीने से उनको हॉस्टल नहीं मिला है, और जब हॉस्टल नहीं मिलता है तो उनको जो 2000 रुपये का स्कॉलरशिप मिलता है वो घट के 800 रुपये होता है। तो हमारी गलती नहीं है कि हमें हॉस्टल नहीं मिल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन हमें 3 महीने तक हॉस्टल नहीं दे रहा है, और उसकी गलती की वजह से हमारी जो स्कॉलरशिप है वो भी घट रही है। तो हम इस पे सबसे पहला काम करेंगे कि उन्हें हॉस्टल मिले, उसमें रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो हो, क्योंकि ये पिछले 2-3 सालों से लगातार रिजर्वेशन पॉलिसी में घपला कर रहे हैं। तो उस घपले के विरुद्ध हम काम करेंगे कि वो एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ ये काम हो। इसी के अलावा इस कैंपस में आप देखिए, आज वायलेंस का कल्चर बहुत डेवलप हो गया है कि 9 साल पहले इस कैंपस से नजीब नाम का एक छात्र को गायब कर दिया जाता है, आज तक वो नहीं मिला, उसकी सीबीआई ने केस तक बंद कर दी। और ये वायलेंस इतना ज़्यादा हो चुका है कि किसी को भी मारा जा रहा है, मुझे भी धक्का दिया गया। लेकिन बात ये है कि हमें मारने के बाद हमारे सेफ्टी की अकाउंटेबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन ना ले रहा है, ना दिल्ली पुलिस ले रही है, ना सरकार ले रही है। एक रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी में, इतनी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में अगर हमको सेफ्टी नहीं मिलता है, हमको अश्योरेंस नहीं मिलता है, तो अगर मैं जीत के आती हूँ, प्रेसिडेंट बनती हूँ, तो मैं इस चीज़ को अश्योर करूँगी कि इस कैंपस में किसी भी छात्र के साथ, छात्रा के साथ, किसी भी स्टूडेंट के साथ कोई वायलेंस ना हो, और अगर कोई वायलेंस करता है तो उनके ऊपर एक्शन ली जाए। और हम ये नहीं चाहते हैं कि ये कल्चर और डेवलप हो, हम इसको रोकना चाहते हैं, क्योंकि जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, जब तक आप उनका विरोध प्रखर तरीके से नहीं करेंगे, उनकी हिम्मत बढ़ती जाएगी। जब तक आप मार खाते रहेंगे, वो आपको पीटते रहेंगे, और हम मार खाने वालों में से नहीं हैं, हम मार को रोकने वालों में से हैं। तो वही बात है। और इसके अलावा एक और मुद्दा है कि यहाँ पे फ़ंड कट का बहुत इशू है, और 56 करोड़ का जो फ़ंड आया था रिनोवेशन के लिए, उसका हिसाब नहीं है हमारे पास। तो उसका हिसाब पहले हम मांगेंगे कि वो कहाँ खर्चा हुआ है, उसकी ट्रांसपेरेंसी हमें दी जाए। और जो फ़ंड बचा है, उससे पहले साइंस स्कूल में जो लैब्स हैं उनमें इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं, तमाम स्कूल्स में रीडिंग रूम्स नहीं हैं, कुर्सियाँ टूटी हैं, वॉशरूम्स में फ्लशेस नहीं हैं, बहुत अनहाइजीनिक जो है हमारे वॉशरूम्स हैं, और वहाँ पे सैनिटेशन का हाल जो है बहुत ख़राब है। तो ये जो बहुत बेसिक से मुद्दे हैं, इन पे हम काम करेंगे। साथ ही एक और बहुत बड़ा मुद्दा है जो मुझे लगता है कि इस कैंपस में पहले माना जाता था कि ये सबसे सेफ़ कैंपस है महिलाओं के लिए। आज इस कैंपस में 40% के करीब महिलाएं पढ़ रही है, जो एक समय पे 60% पढ़ती थी। पीएचडी के डिप्रिवेशन पॉइंट्स यहाँ से हट चुके हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उनको दोबारा लेके आऊँ, और
जो सेफ्टी नहीं है आज हमारे बीच में कि कोई भी हमें आके छेड़ सकता है। जो जेएनयू के बाहर होता था आज वो जेएनयू के अंदर भी हो रहा है, और उसके खिलाफ हमें सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप्स और एक ऐसी जीएस कैश की बॉडी की ज़रूरत है जो इस छेड़खानी को, जो इस सेक्सुअल वायलेंस है उसको रोक सके। और मेरा प्रयास हमेशा से वही रहा है और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उस बॉडी को मैं जेएनयू में वापस लेके आऊँ। बिल्कुल, आपने तो इतना यही कुछ मुद्दे हैं मेरे। बिल्कुल, बस। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। तो यही जेएनयू के छात्र संघ चुनाव में छात्र नेताओं से हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि छात्रों के किन मुद्दों पर जेएनयू का चुनाव होता है, किस तरीके से जेएनयू का चुनाव लड़ा जाता है और कौन से मुद्दे हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ छात्रों के मुद्दे नहीं, देश की विदेश की राजनीति के मुद्दे भी अहम होते हैं, उन पे चर्चाएं होती हैं और फिर छात्र डिसाइड करते हैं कि किन्हें हम 1 साल के लिए चुनते हैं। इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है आप कमेंट कर जरूर बताएं। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।